भारत की मिली-जुली सभ्यता को सलाम। हमें जोड़ने वाली बहुत सी चीजें हैं। आओ उन्हें खोजें। देखो मेरे साथ मिला जुला भारत, शीरीन के साथ। आप सबको शीरीन का हेलो। बचपन में मैं एक शादी में बुलंदशहर गई थी। वैसे प्रॉपर नाम है बुलंदशहर, पर आम भाषा में बुलंदशहर ही कहते हैं। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि बुलंदशहर सिटी जो है ना, वो अपने ही नाम की डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। कभी मौका लगेगा तो बुलंदशहर के बारे में भी बात करेंगे। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा, हाई, लॉफ्टी, और शहर का मतलब सिटी। 1857 में बुलंदशहर का जो एरिया था, वहां के लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर कब्जा किया हुआ था, उसे बड़ी बुरी तरह से हराया था। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। हाँ, तो मैं बुलंदशहर गई थी एक शादी में अपने पेरेंट्स और रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जब मैं करीबन 7 साल की थी। हम बाराती थे और जैसा आज भी किया जाता है, हम लोगों ने बस हायर की थी और हम उसमें बैठकर जा रहे थे बुलंदशहर। तो रास्ते में एक मैदान टाइप में बस रुकी ब्रेक के लिए। वहां और भी बसें रुकी हुई थी और मैदान में बहुत सी चीजें बेची खरीदी जा रही थी। मूंगफली, फ्रूट चाट, चाय, कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के खिलौने, चुटीले, जिन्हें पंजाब की तरफ परांदा भी कहते हैं, बिंदियां, ऐसी चीजें। मैं बाहर का ये नजारा देख रही थी, 7 साल की थी, मुझे मजे आ रहे थे। अचानक से बस के अंदर से आवाज आई, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। अब ये अचानक से आवाज आई, मैं बाहर देख रही थी, मेरी अंदर की तरफ नजर मैंने घुमाई कि ये कहाँ से आवाज आई। बड़ी मजेदार बात मुझे लगी। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। मैं छोटी थी तो सीट से मुझे दिखा नहीं कि कौन बोल रहा है, तो मैं खड़ी हो गई देखने के लिए। और कोई 28-29 साल का इंसान था, साफ सुथरा, कंघी किया हुआ, बड़े सलीके वाला दिख रहा था। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और आवाज वाह, बहुत ही दमदार। और बात तो मजेदार थी ही कि भाई सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, मैंने तो पहली बार सुनी थी। बस में सब उसकी तरफ देखने लगे। बड़ी सी उसकी एक ट्रे थी और उसमें जो है तरह तरह के सोने से दिखने वाले, मतलब वो ऑब्वियसली सोने के नहीं थे, बट सोने से दिखने वाली चेन थी उसमें, रिंग, बैंगल्स, टीके। पर मुझे बहुत क्लियरली नहीं दिख पा रहा था क्योंकि लोग थे बीच में और मैं थोड़े पीछे की तरफ थी और छोटी थी। पर बात मुझे समझ में आ गई कि भाई बेसिकली वो ऐसी नकली ज्वेलरी बेच रहा है जो असली लगे। और उसकी जो टैगलाइन है, जो एडवर्टाइजमेंट का जिंगल है उसका, वो ये है कि भाई सोने से कम नहीं है और अगर खो भी जाए तो गम नहीं है, क्योंकि क्योंकि सस्ती चीज है। अब हमारी बस में किसी ने उसका सामान नहीं खरीदा, किसी ने उसको दिखाने को भी नहीं कहा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था देखने का, पर 7 साल की बच्ची बड़ों के बीच में कहाँ कहती कि अंकल जी प्लीज जरा दिखाना क्या बेच रहे हैं आप। तो मुझे मुझे कई बार लगता है कि शायद हमारी बस में किसी ने भी उस बंदे से सामान इसलिए नहीं लिया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सभी फाइनेंशियली ठीक ठाक थे। और उस जमाने में, मतलब मिड 80s की बात है, अगर आप ठीक ठाक फाइनेंशियल सिचुएशन में होते थे तो नकली सोने की चीजें नहीं खरीदते थे। वैसे मतलब बीड्स हो गई, शीशे, प्लास्टिक, आम मेटल की जैसे ऐसी ज्वेलरी होती है, वो पहनते थे लोग। उस समय उसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते थे, आजकल कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कहते हैं। पर अगर सोना पहनना होता था तो सोना ही पहनते थे। छोटा बड़ा जो भी अफोर्ड कर सकते थे मिडिल क्लास के लोग, वही पहनते थे। खैर, वो आदमी समझ गया कि भैया इस बस में तो मेरा कोई सामान खरीदेगा नहीं, वाई वेस्ट टाइम। तो वो बाहर निकल गया। मैं बस छोड़ के तो जा नहीं सकती थी देखने के लिए कि वो क्या बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, क्या हो रहा है। पर देखिए चांस की बात कि वो एन मेरी खिड़की के नीचे ही आकर खड़ा हुआ। शायद शायद उसे लग गया था, उसे पता चल गया था कि भैया अगर इस बस में मेरा कोई कद्रदान है तो वो यही छोटी लड़की है, तो चलो इसकी खिड़की के नीचे जाकर खड़ा हुआ जाए। अच्छा, अब मैं, आप सोचिए कि मैं ऐसे खिड़की से देख रही हूँ नीचे, तो मुझे तो बिल्कुल अब क्लियरली अच्छे से दिख रहा था कि क्या क्या है उसकी ट्रे में। सब सोने जैसी शाइनी ज्वेलरी। और फिर से उसकी आवाज आई, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं।
उसकी दमदार आवाज ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और थोड़ी देर में बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और मुझे परफेक्ट व्यू मिल रहा था ऊपर से। ज्यादातर जो थी उसमें महिलाएं थीं और उनके साथ बच्चे, बिंदी वाली औरतें थीं, सर ढकी औरतें थीं, बिना सर ढकी औरतें थीं, कोई साड़ी में, कोई सूट में, कोई बुर्के में, किसी की गोद में बच्चे, किसी के हाथ पकड़े बच्चे, कुछ टीनेज बच्चे भी थे, लड़कियां खासतौर से वहां पे थीं, कुछ मर्द भी थे वहां पर। एकदम मेला सा लग गया था। अच्छा, बुलंदशहर की शादी में जाने में वैसे ही मुझे एक्साइटमेंट थी और इसमें ये एक्साइटमेंट और जुड़ गई और हमेशा मेरे मेरे याद में ये रही बात। बड़े मजे आए। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी खिड़की के नीचे खड़े सब लोग शादी में जाने की ही तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। सबकी आंखें चमक रही थी, कोई ये देखना चाह रहा था, कोई वो देखना चाह रहा था। और लोग बेचने वाले से क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे खुलता है भैया, ये दिखाना, ये कितने का है, इसमें और डिजाइन नहीं है क्या, ये अंगूठी तो बड़ी है भैया, मेरे लिए छोटे साइज की दिखाओ। और वो सबको ऐसे जगमगाते बुंदे, बालियां, चूड़ियां, टीके और अंगूठियां दिखा रहा था और मैं ऊपर से देख रही थी। मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोई सीन मेरे सामने अनफोल्ड हो रहा है। और आज जब मैं इस बारे में सोचती हूँ बड़े होकर, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ इस सीन को, तो मुझे लगता है कि इसमें धर्म, जाति, रंग, रीजन, किसी भी तरह का बंटवारा नहीं था, है। बस देखने की, ये ट्राई करने की इच्छा थी और पसंद आ जाए और अगर पॉकेट साथ दे तो लेने की ख्वाहिश। हम सब कितने एक जैसे हैं ना। कुछ चीजें हमारे कल्चर में इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि वो हमें एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बना देती हैं, एक बड़ी कम्युनिटी का। जैसे सोने से लगाव। ये एक इंडियन कैरेक्टरिस्टिक है सच में। अभी भी आप अगर देखें कहीं पे भी डेटा देखें वर्ल्ड में, तो इंडियंस जो है वो सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, और मे बी चाइनीज सबसे ज्यादा खरीदते हैं, बट चाइनीज और इंडियन मिलके सबसे ज्यादा खरीदते हैं। गरीब हो या अमीर या मिडिल क्लास, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी शादी ब्याह में सोना खरीदते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं। जो बहुत लंबे लंबे घरों में रहते हैं ना, जहां हेलीकॉप्टर के उतरने की भी जगह होती है, वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल असली ज्वेलरी ही खरीदते हैं। उनका एक हार 500 करोड़ का होता है, अंगूठी 45 करोड़ की। पर बाकी लोग भी कोशिश तो करते ही हैं। अपनी शादी पर सबका मन करता है कि दिल की सारी तमन्नाएं पूरी कर लें। ज्वेलरी का इस लुक में बहुत बड़ा रोल होता है। किसी के मन में तस्वीर होती है कि मुगले आजम की मधुबाला मैं बनूं, किसी को हम आपके हैं कौन की माधुरी दीक्षित याद रहती है, कोई बाजीराव मस्तानी की दीपिका पादुकोण जैसी लुक चाहता है, तो किसी को सेलिब्रिटी वेडिंग्स में पहना कोई ज्वेलरी सेट पसंद आता है। पर असली जिंदगी में 99% लोग ऐसे महंगे टीके, झुमके और नेकलेस कहाँ से लाएं? भाई बचपन में तो मैंने फिल्मों और नाटकों के अलावा असली जिंदगी में नकली सोने की चीजें बुलंदशहर के रास्ते में ही देखी थी। पर कई सालों बाद जब मेरी फ्रेंड शिवानी की शादी हो रही थी, तो उससे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी। बिल्कुल असली दिखने वाली इमिटेशन ज्वेलरी फॉर हायर। ये हार, बालियां, नथें, कंगन सब बिल्कुल रानियों महारानियों की ज्वेलरी की तरह असली दिखते थे और इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं थी। आप किराए पर इन्हें कुछ दिन के लिए एंजॉय कर सकते थे। मैं शिवानी के साथ एक शोरूम में गई जहां से वो अपनी शादी के लिए ज्वेलरी रेंट पर लेने वाली थी। ओहो, क्या नजारा था। आप भी गए होंगे कभी। ऐसा लगता है, मतलब ऐसा मुझे लगा कि जैसे मैं मुगल मलिका नूर जहां के ड्रेसिंग रूम में खड़ी हूँ। एक से एक खूबसूरत ज्वेलरी का सेट वहां पे था, सब तरह के, बस शानदार सुंदर, हर हर सेट को पहनने का मन कर रहा था। सब रेंट पर लिए जा सकते थे। सिक्योरिटी भी देनी होती थी, मगर असली ज्वेलरी के मुकाबले ये कहीं बढ़िया डील थी। हाँ, बुलंदशहर के सोने से कम नहीं वाले आदमी की चेन अंगूठी के मुकाबले काफी महंगे थे, पर थे उससे कहीं ग्रैंड। वो जो बुलंदशहर वाली ज्वेलरी थी उसे आप नकली ज्वेलरी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसे आप इमिटेशन ज्वेलरी कहेंगे, ये कहा जाता है उसे।
दुल्हनें अपने खास दिन पर किराए पर ली गई ज्वेलरी से किसी हिस्टोरिकल रॉयल पर्सनालिटी या फिल्म स्टार या बस अपने ख्यालों की तस्वीर जैसी लगने की ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। शिवानी ने बड़ा ही प्यारा सेट चूज किया था और शादी के दिन वो सोने और हीरे से कम नहीं लग रहा था। उसके कुछ महीनों बाद मेरी शादी थी और मैं भी उसी जगमगाते स्टोर में अपनी ज्वेलरी चूज करने गई। मैं ही नहीं, हमारी दूसरी फ्रेंड्स रुपिंदर, मर्सी, गुंजन, पूजा और अकीला सब ने अपनी शादी के लिए वहीं से ज्वेलरी रेंट पर ली। किसी की शादी गुरुद्वारे में हुई, किसी की मस्जिद में, किसी की मंदिर में, किसी की चर्च में और मेरी कोर्ट में। पर यह फर्क हमारी इच्छाओं में फर्क नहीं लाया। सभी दुल्हनों ने खूबसूरत ज्वेलरी पहन के अपने सपनों को पूरा किया। सपनों का धर्म थोड़े ही होता है। वो क्या चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं, हमें करीब लाती हैं? म्यूजिक, खाना, पहनना ओढ़ना, फैशन, शादी ब्याह की तैयारियां, फेवरेट हीरो, हीरोइन, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। आप सोचें और क्या क्या इस लिस्ट में जुड़ सकता है। ये चीजें वो हैं जो ज्यादातर सब एंजॉय करते हैं, जिनके बारे में बातें करके हमें बड़ा मजा आता है। वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कनेक्ट कर देती हैं दूसरे इंसान के साथ। जैसे अगर कोई कहे, वाओ ये लहंगा कितना सुंदर है, यार क्या सॉन्ग है, मेरे दिल को छू गया। यार उसकी गोल्डन वॉइस है, सच में जो भी गाना गाता है बस मजे आ जाते हैं। यार तुमने उसका डांस देखा है, शी डांसेस सो वेल, अमेजिंग। तुमने वहां के छोले भटूरे खाए हैं, दी बेस्ट। उससे बेटर प्लेयर आज तक हुआ ही नहीं है। मैं तो जरूर जाऊंगा फर्स्ट शो देखने, मेरा फेवरेट हीरो जो है। अब देखिए ना, ये बातें तो किसी के भी मुंह से निकल सकती हैं, चाहे वो राम को पूछता हो या अल्लाह को या गुरु नानक देव जी का नाम लेता हो या जीसस की प्रतिमा के आगे सर झुकाता हो। जीवन को रंग देने वाली छोटी छोटी ये बातें हमें जोड़ती हैं आपस में, हमें मौका भी देती हैं एक दूसरे से बात करने का, ये पहचानने का कि हम कितने सिमिलर हैं। सोने से बात शुरू हुई थी तो उसी पर खत्म करना चाहूंगी। सोना एक और तरीके का भी होता है, खालिस प्योर सोना जो होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल, कीमती। इस सोने को इंडिया कहते हैं, पर और सोने की चीजों की तरह उस सोने को कोई नहीं ओन कर सकता। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। ये एक देश है, ये सब इंडियंस का है। पर कुछ लोगों की नीयत होती है खराब। जो सबका होता है वो उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। देश के खेत, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, नदियां, पहाड़ और सरकार, इस सबको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर चलना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड का भारत पे राज। वो भारत के रिसोर्सेस को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। सोने की चिड़िया को कैद करना चाहते थे। कर भी लिया था, और कैसे किया था ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो का बहुत बड़ा हाथ था। धर्म, जाति, रीजन, लैंग्वेज सबका यूज करो लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। अगर थोड़ा ध्यान दें तो साफ हो जाएगा कि आज भी यही कोशिश की जा रही है। बस फर्क ये है कि अब गोरे यूरोपियन नहीं, हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। पर सोने की चिड़िया की चोरी करने वाले भूल जाते हैं कि अपने सोने सोने जैसे देश के लोगों ने बड़े बड़े चोरों को मात दी है। आज मैं 3 ऐसे ही इंडियंस को याद करना चाहूंगी जिन्होंने सोने से भी कीमती अपनी मिट्टी की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनका शहादत दिवस कल है 23 मार्च को। 1931 में 1931 में 22 साल के राजगुरु और 23 साल के भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनके बारे में कवि और संगीतकार प्रेम धवन जी ने कुछ शब्द लिखे थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मैं गुनगुनाना चाहूंगी आपके लिए।
प्रेम धवन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे इप्टा भी कहते हैं, से जुड़े थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की आजादी का संदेश नाटक, गीत और नृत्य से लोगों तक पहुंचाया। मोहम्मद रफी जी ने ये गीत गाया था। ऑब्वियसली मैं तो वैसा नहीं बिल्कुल भी गा सकती हूँ, पर कुछ ऐसा मैंने अपनी माँ से सीखा था और वह मैं गा रही हूँ। तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम भी हाल आएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। आज के एपिसोड में इतना ही। आपस में जोड़ने वाली बातों को खोजते रहिए, उन पर बात करते रहिए। हिस्ट्री में, प्रेजेंट में, किताबों में, अपनी जिंदगी में, अपने आसपास, अपने बुजुर्गों से बात करके जोड़ने से ही सोने जैसा देश बचेगा। मैं इस खोज में, इस सर्च में, इस कोशिश में आपका साथ देती रहूंगी। इस प्रोग्राम मिले जुले भारत में आपकी दोस्त शीरीन। आप देख रहे थे पीस विजिल का कार्यक्रम मिला जुला भारत शीरीन के साथ। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। तकनीक थी समीर दासानी की और संगीत जिया का। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।